हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। कंपाइल करके दे दिया है, उसको पूरा देख लीजिएगा। गाइस, छोटे छोटे वीडियो होते हैं 10-10 मिनट के, आप लोग उनको देखना नहीं चाहते, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। पसंद आया करे तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है हमें भी। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, ये 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। गाइज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं शाह बेखबर की उपाधि मतलब क्या है, किसको जाना जाता है, लंपट मूर के नाम से या घृणित कायर। इनको अरेंज करने भी आता है, इनको मिलाने के लिए भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि इसमें से लंपट मूर किसको कहा जाता है। ठीक है, जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, 1712 से 1713 इसका टाइम पीरियड है। घृणित कायर फर्रुखशियर को कहते हैं, 1713 से 1719 टाइम पीरियड। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, 1719 से 1748 ईस्वी। इसको रंगीला नाम कैसे पड़ा, कभी कभी अपने दरबार में औरतों के कपड़े ही पहन के चला आता था और ये अपने साम्राज्य की इसको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी, बस ये इनमें आके नाच गाने संगीत में इन्हीं में हमेशा खोया रहता था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह भी कहा गया है। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी का टाइम पीरियड है। आलमगीर द्वितीय, जिसको अजीजुद्दीन के नाम से जानते हैं, 1754 से 1759 ईस्वी टाइम पीरियड है। शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से जाना जाता है, 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वितीय ये वही हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके इंग्लैंड भेज दिया था पेंशन के लिए, और वहाँ पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। 1806 से 1837 ईस्वी। क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी टाइम पीरियड है। आप लोग इनको तब जानेंगे जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, तब इनका नाम बार बार आएगा, वहाँ पर अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन से हैं? अवध, जो मुगलों से स्वतंत्र हुए थे। सादत खां बुरहानुल मुल्क इससे संबंधित हैं। हैदराबाद में चिनकिलिश खां या निज़ामुल मुल्क थे। रुहेलखंड में दाऊद खां एवं अली मोहम्मद खां बंगेश। बंगाल की अगर बात करेंगे तो मुर्शीद कुली खां। पूछा जाता है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीपीएससी ने किसी एग्जाम में अपने पूछा है। कर्नाटक से संबंधित है सादतुल्ला खां और भरतपुर से संबंधित है चूड़ामन एवं बदन सिंह। आगे चलेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में ये सारे अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी ये सारे आते हैं, अभी आगे भी देखेंगे इनको। पुर्तगाली यूरोप वासियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं। कब आते हैं? 1498 मई 1498 में वास्को डी गामा आता है भारत। किस तट पर आता है भारत के? ये पश्चिमी तट पर आता है, जहाँ कहाँ कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस पुर्तगाली ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने यहाँ पर खोज की थी। ठीक है, और जमोरी ने इसका स्वागत किया था कालीकट के बंदरगाह पर। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं 1664 में। पुर्तगाली 1498 में आते हैं, इनका ये क्रम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, और इसका कभी कभी क्रम लगाने भी पूछा जाता है। आगे चलेंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में खोली थी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी की थी। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। वर्तमान नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ये वहाँ के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित होती है और डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में लगाई जाती है। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में खोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अभी आप लोग सोचेंगे ये तो 1600 की बात हो रही है और डच 1602 में कैसे हो गए, तो यहाँ पे याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिलता है कब, 31 दिसंबर 1600 को। काफ़ी बार क्वेश्चन ये बना है कि अधिकार पत्र किसने दिया था, एलिजाबेथ प्रथम ने, कब, 31 दिसंबर 1600 में। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 में। जब कैप्टन हॉकिंस ये भारत के लिए निकलते हैं तब ये अकबर के नाम से अधिकार पत्र लेकर आते हैं। 1605 में क्या होता है, जब वहाँ भारत तक पहुँचते हैं तो इनको पता लगता है कि 1605 में तो अकबर यहाँ से निकल लिए, उनकी तो मृत्यु हो गई। तब ये जाते हैं जहांगीर के दरबार में और जहांगीर से मिलते हैं और जहांगीर इनको सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ पर लगाया था, तो याद रखना है सूरत में लगाया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ था और इसी में इनको क्या होता है, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड के किस राजा की जो शादी हुई थी कैथरीन से हुई थी, तो याद रखिएगा चार्ल्स द्वितीय की हुई थी। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, कल को इसके आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। कल हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था, आज उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 8-10 मिनट का वीडियो होता है, इसको पूरा देखा करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करेंगे। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था, तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से, और इसने कहा था यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किसने कहा है, अलीवर्दी खां ने कहा है, याद रखना है। आगे बात करेंगे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अलीवर्दी खां के बाद में कौन आता है उत्तराधिकारी, सिराजुद्दौला। इसका संबंध क्या था, ये नाती था इनका। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, तो याद रखना सिराजुद्दौला से। टाइम भी इसका पूछा जाता है। ब्लैक होल मतलब सन पूछता है तो 20 जून 1756 की बात है ये। इसमें क्या करता है, ये अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर देता है जिससे वो घुटन की वजह से मर जाते हैं और मात्र 23 अंग्रेज ही सुबह तक बच पाते हैं। तो इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ये दोनों चीज़ें अरेंज करने के लिए आती हैं, इनको भी याद रखना, ब्लैक होल और ये प्लासी का युद्ध, ये भी सिराजुद्दौला से ही संबंधित है। 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। पहले सन ही पूछ लिया जाती थी 1757 ही, लेकिन अब डेट भी पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा टफ हो रहा है। इसलिए याद रखना किन के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ये इस पर ज़्यादा विश्वास कर लिया और इसने ही इसको धोखा दिया, अंग्रेज़ों के साथ जाकर ये मिल जाता है। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ने किसके साथ धोखा किया, सिराजुद्दौला के साथ, लालच में आके कि उसको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, उससे बहुत सारे काम अपने हिसाब से अंग्रेज़ कराते हैं, जिसके कारण उसको भी बाद में हटाकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम थोड़ा समझदार था, वो वहाँ से हट करके अपने दूसरी जगह चला जाता है, बिहार वाले एरिया में चला जाता है। अब होता है बक्सर का युद्ध। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर 22, याद रखना 22 बक्सर।
22 अक्टूबर 1764 को, बार बार बोलिए याद हो जाएगा, डेट भी ज़रूर याद रखिएगा, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को। किन के बीच में होता है, अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, नाम भी याद रखना, ये नाम भी पूछा गया है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। आगे चलेंगे। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। किसके नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, यही बक्सर का युद्ध पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ, हेक्टर मुनरो के। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, तो क्लाइव के नेतृत्व में। आगे बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, अलग तरीके से पूछता है, इनका वर्ष भी पूछता है और ये किस संधि के साथ समाप्त हुई ये भी पूछा जाता है, और किस गवर्नर के टाइम में होते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखिएगा। पहला आंग्ल मैसूर होता है 1767 से 1769 के बीच में, और मद्रास की इसमें संधि के द्वारा खत्म हो जाता है 1769 को। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स था, और ये मंगलोर की संधि के साथ 1784 ईस्वी में समाप्त होता है, यानी इसमें महत्वपूर्ण संधि होती है। मंगलोर की संधि कब होती है, 1784। ऐसे भी क्वेश्चन बने कि मद्रास की संधि कब हुई, मंगलोर की संधि कब हुई, ये मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92, टाइम पीरियड था कॉर्नवालिस का, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है, और ये टाइम किसका था, ये वेलेजली का टाइम था। फिर से एक बार देख लीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मद्रास की संधि से समाप्त 1769 में, 1767 से 1769 के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 1780 से 1784 में होता है, और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, नोट कर लीजिएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के टाइम, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1792 में। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। अगला है आंग्ल मराठा युद्ध, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782, और 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा यह समाप्त हो जाता है। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में, वेलेजली इस टाइम पे था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी में, और लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल था। तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग तरीके से, कभी गवर्नर जनरल के तरीके से पूछा गया है और कभी वर्ष इसका पूछ लिया गया है डायरेक्ट ही। आगे चलते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1718 से 1718 के बीच में होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि पेशवा का जो वंशानुगत पद था इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखना है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा इसमें बनता है। सिख और अंग्रेज संबंध कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतने, तब तक ने अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, डियर पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ के पीछे इतना ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि अभी मैं इसको दे नहीं पाऊंगी पीडीएफ। कहाँ से दूँ आपको, या तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए 3R क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी टेलीग्राम मेरे पास है नहीं जिससे मैं आपको वहाँ पर दूँ। पीडीएफ से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट ये है, जब आप पढ़ें तो अपने सामने इसको रख कर बैठे, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, उसमें आप लोग नोट करते चलिए। नोट करने से क्या होगा, आपको याद भी रहेगा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। पीडीएफ वो अच्छा रहेगा जिस पीडीएफ में आपका सिलेक्शन हो, पीडीएफ में आपका नाम रहे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा। वैसे तो पीडीएफ लोगों के फ़ोन में बहुत सारे भरे रहते हैं, आपको पता ही कितनी पढ़ाई होती है पीडीएफ से, ठीक है। इसलिए अपनी कॉपी में इनको नोट करते चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। बाय।
हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिख एवं अंग्रेज संबंध है, इनको देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। क्वेश्चन पूछा गया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सबको पता होगा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ये नाम भी याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 में। पंजाब सबको याद रहता है, लेकिन तलवंडी याद नहीं रहता, इसलिए तलवंडी को याद रखना है। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हुई। गुरु अंगद इनका टाइम पीरियड था 1539 से 1552 ईस्वी। सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है गुरु अंगद ने किया था। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन प्रदान की। इसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु रामदास को अमृतसर नगर की स्थापना करने के लिए ज़मीन किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और गुरु अर्जुन देव को अंग्रेज ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु अर्जुन को किसने मृत्युदंड दिया था, तो ऑप्शन में गुरु अर्जुन के साथ में जहांगीर और औरंगजेब रहता, तो याद रखना इनको गुरु अर्जुन को फांसी दी थी, ये मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने, जबकि गुरु तेग बहादुर को सज़ा दी थी औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। टाइम था 1664 से 1675 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह इनका टाइम था 1675 से 1708 ईस्वी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन पूछा गया है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कभी कभी इनका अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। आगे चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर होता है? पटना में 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा था। 5 का है, याद रखना है, केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। आज भी लोग इनको धारण करते हैं। आगे मूव करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब होती है? 1708 ईस्वी में। दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी और बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। बंदा बहादुर को फर्रुखशियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बनते हैं। रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिशल से था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुकरचकिया मिशल का संबंध किससे था, तो याद रखना है रणजीत सिंह से था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में बटा हुआ था। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ, तो याद रखना है शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आंग्ल सिख युद्ध पूछे जाते हैं। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। पहला होता है 1845 से 46। इनका टाइम याद रखना है, ये सन पूछी गई है। पहला 1845 से 46 में होता है और भैरोवाल की संधि से 1846 में ये समाप्त होता है। इसमें युद्ध संधि होती है, भैरोवाल की संधि। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय किस आंग्ल सिख युद्ध से होता है, तो दूसरे से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना इस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखेंगे महत्वपूर्ण विद्रोह। अंग्रेजी शासन के लिए जो भी विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से हैं। विद्रोह है उससे संबंधित जो भी प्रभावित क्षेत्र है उनको पढ़ेंगे। सन्यासी विद्रोह, इससे प्रभावित क्षेत्र है बिहार और बंगाल। चुआर विद्रोह से बाकुंडा बंगाल में। ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि इनका कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। पोलीगरों का विद्रोह होता है तमिलनाडु में। भील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी घाट में होता है। भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह दोनों ही कहाँ पर होते हैं? पश्चिमी घाट में होते हैं। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में होता है। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में असम में होता है। कहाँ पर होता है? असम में। और बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में होता है। एक बार पूरा देखेंगे, यहाँ पर लिस्टिंग है इसकी, ऐसे देख लीजिए।
सन्यासी विद्रोह बिहार में होता है। संबंधित नेता हैं केना सरकार और दिरजी नारायण। टाइम है 1763 से 1800। सबसे लंबा यही चला था, याद रखना है, 1763 से लेकर के 1800 सन्यासी विद्रोह। चुआर विद्रोह का टाइम याद रखना है, 1769 से 1799। पोलीगरों का विद्रोह है 1799 से 1801, होता है तमिलनाडु में। भील विद्रोह इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट से संबंधित है, 1818 से 1831 इसका समय है। और जो संबंधित नेता हैं वो हैं त्र्यंबक जी। रामोसी विद्रोह ये 1822 से 26 के दौरान पश्चिमी घाट में होता है। संबंधित नेता हैं चित्तर सिंह और उमाजी। पागलपंथी इंपॉर्टेंट है, बंगाल में होता है, 1825 से 33 के दौरान। करम शाह और टीपू इससे संबंधित थे। अहोम विद्रोह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना, 1828 से लेकर 1823 में। आ से अहोम और आ से असम बहुत बार पूछा है। कभी इसका ये समय पूछा गया है, कभी इसका राज्य भी पूछा है, तो याद रखना। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार इससे संबंधित थे। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है, कब होता है, 1826 से 71 के बीच में। ये सैयद अहमद बरेलवी इससे संबंधित थे। बहावी आंदोलन के बारे में एक नोट है। बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद शाह कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। कोल आंदोलन इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार में होता है। बुद्धू भगत काफ़ी बार इसको स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से कि कोल आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, तो बुद्धू भगत 1831 से 1832 के बीच में होता है। कोल और एक है कूका, कूका होता है पंजाब में, जबकि कोल विद्रोह कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर के पठार झारखंड में होता है। खोंड विद्रोह से संबंधित क्षेत्र है, तमिलनाडु से बंगाल तक ये होता है। चक्र बिसोई 1817 से 1856 टाइम पीरियड है। खासी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, मेघालय में आप लोग जानते हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं। तीरथ सिंह इससे संबंधित है, 1829 में ये होता है। फराइजी आंदोलन बंगाल में शरीयतुल्लाह दादू मियाँ संबंधित हैं, 1838 से 1857। गाइस ये पढ़ने में बोर लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या अपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। संथाल विद्रोह होता है बंगाल और झारखंड में। सिद्धू कान्हू ये भाई थे, ये इससे संबंधित है, सिद्धू कान्हू, और 1855 से 56 के बीच होता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते हैं, 1857 की क्रांति से पहले कौन से हुए थे विद्रोह, 1857 की क्रांति के बाद कौन से हुए थे, इसलिए इनका ये समय भी याद रखना ज़रूरी है। मुंडा विद्रोह नाम से आप लोग समझ जाएंगे, झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा इससे हैं, 1899 से लेकर 1900 इसका टाइम है। पाइका विद्रोह पूछा हुआ सवाल है, उड़ीसा में होता है। बख्शी जगत बंधु, इसमें सिर्फ राज्य पूछा है, ये इसको याद रखिएगा। नील विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल से संबंधित है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 1859 से लेकर के 1860 इसका टाइम है। इसका टाइम भी पूछा गया है और इसका ये क्षेत्र भी पूछा गया है। पावना इंपॉर्टेंट है, बंगाल में होता है, कब, 1873 से 76 के बीच में। इसका भी टाइम भी पूछा गया है, उसका क्षेत्र भी पूछा गया। क्षेत्र तो आप नाम से देख समझ जाएंगे, लेकिन इसका ये टाइम भी याद रखिएगा। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में होता है, 1874 से 75 के टाइम पे। मोपला काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया, कभी मोपला के लिए मालाबार भी ऑप्शन में रहता है और केरल भी याद रहता है, तो दोनों याद रखिएगा। मालाबार नाम से पता ही कहाँ पर है, केरल में है। अली मुस्लियार इससे संबंधित है, 1920 से लेकर के 1922। कहीं कहीं पे आपको 1921 भी देखने को मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में 20 और 22 नहीं है तो 21 के साथ भी जा सकते हैं। मोपला आंदोलन कहाँ पर होता है, केरल में। कूका आंदोलन अभी मैं बता रही थी, तो ये पंजाब में है, और अब बताया था कोल कहाँ पर है, झारखंड में। भगत जवाहर मल इससे संबंधित है, 1840 से 72 इसका टाइम है। रमपोवा का विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंध्र प्रदेश और बिहार से संबंधित है। सीताराम राजू 1922 से 24 इसका टाइम है। ताना भगत आंदोलन 1914 में होता है, जतरा भगत इससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है उनको टिक कर लीजिए। सन्यासी विद्रोह पूछा हुआ है, भील, रामोसी, पागलपंथी और अहोम विद्रोह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट रखिए, बार बार ऐसे चलते फिरते इधर उधर घूम रहे हैं तब भी आप अपना फ़ोन निकाल के देख सकते हैं, याद हो जाएगा। आगे देखिए, कोल आंदोलन पूछा गया, खासी पूछा है, संथाल है, पाइका, नील, पावना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। मुंडा भी बहुत बार पूछा गया है। जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग खुद आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे कितनी बार रिपीट हुआ है। मोपला, कूका और ताना भगत ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। चलिए आगे चलेंगे, 1857 का विद्रोह देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिकरण क्या था, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक थे मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इन्होंने किसको गोली मारी थी, तो ये था लेफ्टिनेंट
बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मारी थी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी दी जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इनको मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरठ में क्रांति किस दिन शुरू होती है, तो टाइम, इस डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को। फिर से देखिए, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, और मेरठ से जो क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को होती है। यहाँ से सारे सैनिक निकल के मेरठ से कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली पर, वहाँ पर जाकर नियंत्रण करते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। काफ़ी बार 2500 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए, रट लीजिए एकदम, अलग अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछता है। कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। ठीक है, आगे चलेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में जो इतिहासकारों के मत क्या है? वी.डी. सावरकर ने इसको किसको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। और इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। और पूर्णतः ये सिपाही विद्रोह था। कौन था कहने वाला? जॉन लॉरेंस और सीले था। गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको बार बार पढ़ते रहिए। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। किसने कहा है? आउटरम और टेलर ने कहा था। ठीक है, आगे है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये टी.आर. होम्स ने कहा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था या विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा है? L.E.R. रीज ने कहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले थे वी.डी. सावरकर, और ये था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहने वाला था कौन? W. टेलर। आउटरम और टेलर थे। और बर्बरता सभ्यता के बीच में ये युद्ध था, किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मार्क करके रखिएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको किसने लिखा था? वी.डी. सावरकर से संबंधित है। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, ये पीसीएस में क्वेश्चन बना है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1857 ये किसकी पुस्तक है? S.N. सेन की है। आगे बात करेंगे दिल्ली, मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो नेता थे, मतलब विद्रोह का दमन कौन कर रहा था? याद रखिएगा, दिल्ली से जो संबंधित नेता हैं उनका नाम है बहादुर शाह जफ़र बख्त खां। 11 मई 1857 को हमारे सैनिक यहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर नियंत्रण करते हैं। दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था 1857 का, उसमें अंग्रेज़ कौन था जिसने उस विद्रोह का दमन किया था? नाम याद रखना है, निकलसन एवं हडसन। 21 सितंबर 1857 को ये दिल्ली पर पुनः अधिकार करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलेंगे, कानपुर में नेता कौन है? नाना साहब तात्या टोपे। 5 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर में विद्रोह को दमन करने वाला कौन था? कैंपवेल था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे हैं लखनऊ में नेता सब लोग जानते हैं, बेगम हजरत महल हैं। 30 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करती हैं। और विद्रोह का नेतृत्व, जो विद्रोह का दमन करने वाला है, कैंपवेल था। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। झांसी और लखनऊ वाला तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। आगे है झांसी। झांसी में नेता थी रानी लक्ष्मीबाई, सारे लोग इनके नाम से परिचित होंगे। जून 1857 में यहाँ पर क्रांति होती है और ये विद्रोह का दमन किया था ह्यूरोज ने 1858 में विद्रोह का दमन किया था। ह्यूरोज का नाम भी याद रखिएगा। झांसी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज़ कौन था? तो ये था ह्यूरोज। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व करते हैं और इसके यहाँ पे विद्रोह का दमन करता है कर्नल नील। कौन है? कर्नल नील है। जगदीशपुर में सारे लोग इनका नाम जानते हैं, कुंवर सिंह। 1857 में कहीं जगदीशपुर आपको देखने मिलेगा, कहीं पर बिहार दे देगा, तो याद रखिएगा जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह। और यहाँ पर विद्रोह का दमन करता है विलियम टेलर और विंसेंट आयर 1858 में।
बरेली में खान बहादुर खां, याद कैसे रखेंगे, बा से बरेली और बा से बहादुर खां। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर विद्रोह को दबाता है कौन, कैंपबेल। तो कैंपबेल कितनी जगह है, बरेली में इसको करता है, लखनऊ में और कानपुर में, तीनों जगह याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। विद्रोह का दमन करने वाला है कैंपबेल। फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला 1857 में, और यहाँ पर भी विद्रोह का जो दमन करने वाला अंग्रेज है उसका नाम है कैंपबेल। तो याद रखना, कर्नल नील काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूरोज और कैंपबेल, इन तीनों को याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए इनका, बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे इसकी क्लास है, कल को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर क्लास यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और रीज़न ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। कल 1857 की क्रांति पड़ी थी, आज हम लोग देखेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की। कब, 20 अगस्त 1828 को की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, याद रखना, डेट भी याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये बात सबको पता है, लेकिन कब की थी, 20 अगस्त 1828 को की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कब किया था, 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, इसको भी याद रखना। अकबर सेकंड इनको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेज देता है अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए। राजा राम मोहन राय की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी, और हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। अभी मैंने बताया था, ये इंग्लैंड भेज देते, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज देखेंगे आप लोग और राजा राम मोहन राय लगा देंगे, लेकिन पूरा नाम याद रखना है। भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किसने किया, केशव चंद्र सेन ने किया था। अब प्रार्थना समाज की बात करेंगे। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एक नज़र में देखेंगे सामाजिक सुधारों को। शिशु वध पर प्रतिबंध 1795 और 1804 के बीच में लगाया गया था। इसका विषय क्या था, शिशु वध को रोकना, यानी शिशु वध पर रोक लगाना, नाम से पता चल जाएगा। सती प्रथा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सती प्रथा का प्रतिबंध कब किया गया, 1829 में, ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है। किसके टाइम में किया गया था, तो विलियम बेंटिंग के टाइम में किया गया था सती प्रथा पर रोक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। दास प्रथा 1843 में एलन बरो के टाइम पर दास प्रथा पर रोक लग जाती है। विधवा पुनर्विवाह इंपॉर्टेंट, 1856 में कैनिंग, याद रखिएगा नाम, कैनिंग गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, विधवा विवाह को अनुमति दे दी जाती है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना, 1891 में होता है, लैंसडाउन के टाइम में। इसमें क्या होता है, लड़कियों की जो शादी की आयु होती है वो 12 साल निश्चित कर दी जाती है। शारदा एक्ट 1929 में होता है, इरविन के टाइम में, और लड़कियों की आयु जो होती है शादी की वो 14 वर्ष कर दी जाती है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, देख लीजिए, ये काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। सती प्रथा को पूछा गया, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, शारदा एक्ट, और ये काफ़ी बार पूछे हुए सवाल हैं। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि इससे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलेंगे। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। किसको, महादेव गोविंद रानाडे को।
31 दिसंबर 1893 को डी के कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन किसने बनाया था, तो याद रखिएगा डी के कर्वे ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं कहाँ पर, बम्बई में 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, काफ़ी बार ये भी पूछा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश 1875 में, पंच महायज्ञ विधि। देखिए सत्यार्थ प्रकाश तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन ये कुछ नई किताबें हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन 1866 और अद्वैत मत का खंडन ये 1877 में। यंग बंगाल आंदोलन ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा। 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत कौन करता है, हेनरी विवियन डेरोजियो। 1826 में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। कौन सा था ये, यंग बंगाल आंदोलन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के प्रिय क्या थे, ये शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इनके बचपन का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, जबकि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ये भी याद रखिएगा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। पूछा जाता है अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया था। कब, 1893 में। आगे चलेंगे। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की थी, न कि वेदांत कॉलेज की। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा, अभी पीछे बताया है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और रामकृष्ण परमहंस इनके कौन थे, इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, इसीलिए उनके नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इनका नाम किसने स्थापना की थी, एनी बेसेंट ने नहीं की थी। किसने की थी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडियार मद्रास में 1882 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला जाता है और अलकॉट की मृत्यु के बाद में 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षता बनती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती है, ना कि वो इसकी स्थापना करती हैं। आगे चलेंगे। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन है। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुस्लिम सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने चलाया था। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। आगे चलेंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की, यानी स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और बाद में यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही थी, मोहम्मद इकबाल ने कही थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इनकलाब का शब्द का प्रयोग किया था। इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, इसको फेमस किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन की बात करेंगे तो 1873 में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा गया है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। कहाँ पर, बम्बई में। कब, 1873 में। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, बड़े एग्जाम की तैयारी करते रहिए, छोटे छोटे एग्जाम तो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है।
ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा, बार बार इसको देखिए, क्वेश्चन लगाते चलिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब? 1932 में की थी। और 1934 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अन्य सुधार आंदोलन, इन पर कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे अन्य आंदोलन व सुधार को। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। D.K. कर्वे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, D.K. कर्वे ने। कहाँ पर की थी? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की थी? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ये किसका टाइम पीरियड था? इस समय 1885 में डफरिन का टाइम पीरियड था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। उपाधि प्राप्तकर्ता और उनको देने वाले कौन थे वो देखेंगे। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। याद रखिएगा, गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। और उसके बदले में फिर उन्होंने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोनों को याद रखना, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी। नेताजी किसके नाम से जाने जाते हैं? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। इनको एडोल्फ हिटलर ने ये नाम दिया था, नेताजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर बारदोली की महिलाएं और गांधी जी दोनों हैं तो आप लोग बारदोली की महिलाओं के साथ जाइएगा। अगर बारदोली की महिला ऑप्शन में नहीं है, गांधी जी है, तो आप गांधी जी के साथ जाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जानते हैं और इनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, जबकि देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि देने वाले थे महाराजा खेतड़ी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि अकबर द्वितीय ने दी थी। याद रखना, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड की बातें हो रही है। आत्मीय सभा की स्थापना कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में कौन करते हैं? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। तत्वबोधिनी सभा इम्पोर्टेंट है, 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग इनके द्वारा की जाती है। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851 में दादाभाई नौरोजी करते हैं। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ 1863 में करते हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 में
के श्रीधरालू नायडू के द्वारा की जाती है। साइंटिफिक सोसाइटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई है ये। 1864 में इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में कौन करते हैं? MG रानाडे करते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग करते हैं। सत्य शोधक समाज इंपॉर्टेंट है, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग नहीं है, इंडियन लीग है। 1875 में शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1875 में इसकी स्थापना मैडम ब्लावट्स्की तथा कर्नल अलकॉट के द्वारा की जाती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी के द्वारा की जाती है। इनको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, इनको ये तीनों को किस नाम से जाना जाता है? बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। अभिनव भारत संस्था, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे बना है, 1904 में कौन करते हैं? विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। अगर ऑप्शन में ज़्यादातर VD सावरकर भी रहता है तो याद रखिएगा, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में VD सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना होती है। आगा खां और सलीमुल्ला खां इसकी स्थापना करते हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी इसकी स्थापना करते हैं। और विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल इसकी स्थापना करते हैं। सोहन सिंह भागना इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन लाला हरदयाल जो है इसके मुख्य पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा रहता है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय करते हैं। गाइस अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। वुमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में करती हैं कौन? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट रहती हैं। और भारतीय पहली महिला जो रहती हैं वो रहती हैं सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की वो अध्यक्ष रहती हैं। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इसकी स्थापना की जाती है। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग पहले हुआ था कि खिलाफत आंदोलन होता है, फिर अमृतसर में अधिवेशन भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में NM जोशी के द्वारा की जाती है। स्वराज पार्टी सब लोग जानते हैं, 1923 में इसकी स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, और भी लोग इससे बहुत जुड़े रहते हैं। और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान के अंतर्गत भगत सिंह है और भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मिलकर के करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बना है। 1924 में इसकी स्थापना करते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की जाती है। नौजवान सभा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है यहाँ से। 1926 में स्थापना करते हैं भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। ज़्यादातर ऑप्शन में भगत सिंह रहता है, तो याद रखिएगा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, अभी मैं बता रही थी आपको, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे 1932 में महात्मा गांधी करते हैं और 1934 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर द्वारा की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की जाती है, रास बिहारी बोस करते हैं, बाद में इससे सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ जाते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। आगे बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फारसी अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। वेलेजली ने 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, वेलेजली के टाइम में इसके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपया शिक्षा के प्रसार के लिए व्यय किए जाने का प्रावधान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी का चाय और चीन के साथ में व्यापार था, उसको छोड़कर सारे व्यापार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अलेक्जेंडर डफ के द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और मेकाले ने इसे भारत में लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था भारत में, तो याद रखना है मेकाले ने दिया था। चार्ल्स वुड, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, 1854 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड के समय में है। इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं, याद रखिएगा 1854 में। हंटर कमीशन का गठन किया जाता है 1882 में। इसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर कमीशन की स्थापना किस शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी, तो याद रखना प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी। और एक हंटर आयोग की स्थापना 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसकी जांच करने के लिए भी किया जाता है। तो ये दूसरा कमीशन है, वो दूसरा कमीशन है, याद रखना है। 1902 में कर्जन के द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से दोनों बने हैं कि किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, टॉमस रेले की अध्यक्षता में, कर्जन के द्वारा 1902 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा 1904 में। आगे बात करेंगे 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें से हंटर कमीशन दे देंगे या सैडलर आयोग दे देंगे, विश्वविद्यालय दे देंगे, ये वाले विश्वविद्यालय अधिनियम, इनको डेट को चेंज करने के लिए, इनका जो सन रहती है उसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। आगे बात करेंगे वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हरटोंग समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरटोंग समिति का गठन किस लिए किया जाता है, तो भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए। तो हरटोंग समिति किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, 1929 में ये आती है। 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी, जिसको सार्जेंट योजना कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डियर बार बार मैं बात आपको बता रही हूँ कि इनको मिलान करने के लिए बहुत पूछा जाता है, तो अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, इनके सामने लिख लीजिएगा। हरटोंग समिति 1929 में आती है, शिक्षा से संबंधित है। सार्जेंट योजना भी कब आती है, ये 1944 में। हंटर कमीशन 1882 में होता है। और ये है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था, मेकाले ने दिया था भारत। इसका क्या कहना था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, वो छन छन के नीचे वालों को अपने आप आ जाएगी, निचले वर्ग को उसने शिक्षा देने से इनकार किया था। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। यूजीसी की स्थापना किसने की थी, 1953 में भारत सरकार ने किसके सुझावों पर की थी, राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझाव पर की थी। चलिए आज की क्लास में इतने ही, अगली क्लास में देखेंगे समाचार पत्र का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। आधुनिक भारतीय इतिहास में आज पढ़ेंगे समाचार पत्रों का इतिहास। गाइस क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बताइएगा
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में की गई थी। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है 1780 में, और यही भारत का पहला अखबार था। जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। दोनों में अंतर समझिए। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, द बंगाल गजट 1780 में आता है, जबकि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड जुगल किशोर मिश्र के द्वारा 1826 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया था। हिंदी का है तो हिंदी भाषा में ही किया गया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? भारतीय समाचार पत्र थे, इन पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? अमेरिका में, वर्ष 1913 में किया गया था, और इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है गदर का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो याद रखना है सैन फ्रांसिस्को से, और यहीं पर गदर पार्टी की भी स्थापना होती है 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा होती है। बाद में लाला हरदयाल इस पार्टी से जुड़ जाते हैं और उसका पथ प्रदर्शक करते हैं। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए जो प्रतिबंध थे, वेलेजली ने 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंसरशिप किसने लगाई थी? याद रखिएगा वेलेजली ने 1799 में प्रेस पर नियंत्रण रखने के लिए इस पर सेंसरशिप लगा दिया था। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अभी मैंने बताया, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? वो 1878 में लिटन के टाइम में आता है, उसको रिपन ख़त्म कर देता है। मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेडकॉफ को कहते हैं। और सेंसरशिप कौन लगाया था? वेलेजली ने 1799 में। अब देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं और इनके लेखक संपादक कौन है। याद रखना, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इन तीनों को याद रखना मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, मतलब इसके लेखक या संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय और लीडर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है यहाँ से। इंडियन मिरर, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, ये भी पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू की है। काल, शिवराम महादेव परांजपे, कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ परांजपे भी रहता है, तो याद रखिएगा काल पत्रिका किसकी है? शिवराम महादेव परांजपे की है। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली की है। कामरेड तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमदर्द को भी याद रखना है, ये कम पूछी जाती है, लेकिन नया है कि आप तक पूछ ले। मोहम्मद अली। केसरी मराठा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, और गीता रहस्य के कौन है? बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो पत्रिका शुरू की गई थी उसकी भाषा क्या है? तो केसरी की भाषा थी मराठी, और अंग्रेजी किसकी थी? द मराठा की अंग्रेजी भाषा थी। और गीता रहस्य भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। बहुत सारे लोग गीता रहस्य से महात्मा गांधी पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष की। इंपॉर्टेंट है, युगांतर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना युगांतर अरविंद घोष। बंगाली बैनर्जी, याद रखना बंगाली बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष की है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, और न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। नाम याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। संवाद कौमुदी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा है इसको भी।
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। फ्री हिंदुस्तान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तारक नाथ दास की है, ये तारक नाथ दास की है। द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सान्याल की, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सारे लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी की है, और राष्ट्र गोफ्तार भी दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की है, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। गुबारे खातिर अल हिलाल, किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बहुत फेमस है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी गई है, लेकिन नई है, कभी कभी एग्जाम में इसको भी पूछ लेता है। जवाहरलाल नेहरू और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक भी कहा था, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास की है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नील दर्पण इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु की, और नील दर्पण ने नील आंदोलन में भी इसने बहुत ज़्यादा सहायता की थी। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की है। शतरंज के खिलाड़ी कर्मभूमि काफ़ी बार पूछा है। बंग ए दर्रा, तरान ए हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया की है। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, और देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ये देवी चौधरानी भी पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। आज की क्लास में हमारी पत्र पत्रिकाएं कंप्लीट होती हैं। कल की क्लास में हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन को शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारतीय आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी परेशानी, तो आप लोग बता सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इतने छोटे छोटे वीडियो होते हैं 8-8, 10-10 मिनट के, उसमें भी आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं। कंटेंट इतना अच्छा है, टू द पॉइंट है, आप लोग इसको पढ़िए, बाद में इसके क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितना आपको हेल्प मिलती है। एक बात और कहनी थी, हम लोग भूगोल और पॉलिटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। और हम लोग सोच रहे हैं अब पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू किए जाएं। एक दिन में 2 क्लास ले लेंगे, एक तो इतना इतिहास चल रहा है, दूसरा पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। आप लोग बताइएगा, जैसा आप लोगों की राय होगी वैसे ही शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन देखते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में होता है। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कहाँ पर होता है? ये बम्बई में, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने के लिए पूछा जाता है, और डायरेक्ट भी पूछते हैं कि पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर होता है पहला अधिवेशन? 1885 में बम्बई में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये ऐसा करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। शुरू के 8-10 तो याद रखिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन मिलाने के लिए पूछा जाता है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 में कहाँ पर होता है? ये इलाहाबाद में होता है, ठीक है। जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष होता है, इधर आ गया है। 12वां अधिवेशन होता है पहली बार 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। याद रखिएगा, 12वां अधिवेशन होता है 1896 में, ठीक है, कलकत्ता में होता है। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, ये भी पूछा गया है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये है रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार इस अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एक बार फिर से देखिएगा, शुरू के चारों याद रखिएगा। पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर अध्यक्षता करता है, इलाहाबाद में। 12वां अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1896 में होता है। रहीमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और वंदे मातरम इसमें गाया जाता है। 21वां अधिवेशन होता है 1905 में। इसी टाइम में बंगाल का विभाजन होता है कर्जन के समय में। बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है। 1906 में अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें विभाजन हो जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों पृथक हो जाते हैं, उनमें फूट पड़ जाती है, तो याद रखिएगा कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। गर्म दल और नरम दल ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाते हैं, और उसमें फूट पड़ती है 1907 के अधिवेशन सूरत में। याद कैसे रखेंगे, 1907 में नरम दल और गर्म दल सूरत देखने के लिए पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस का पहला विभाजन होता है, रास बिहारी घोष अध्यक्षता करते हैं। अगला अधिवेशन याद रखना है 1908 का, ये होता है मद्रास में। कांग्रेस संविधान का निर्माण करती है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस संविधान के निर्माण की बात करती है 1908 के अधिवेशन में। 25वां अधिवेशन होता है 1910 में इलाहाबाद में, और विलियम बेडरबर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा गया था कि 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम बेडरबर्न ने की थी। अगला है 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता में इसका अध्यक्षता करते हैं कौन, पंडित विशन नारायण दर। पंडित विशन नारायण दर अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, यानी राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में, और 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में ही वंदे मातरम गीत गाया गया था। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे, याद रखिएगा इनकी सन। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें एक हो जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कौन करवाते हैं, तिलक और जिन्ना कराते हैं, जबकि गर्म दल और नरम दल इन दोनों को कौन मिलाती हैं, एनी बेसेंट इनको मिलाती हैं। याद रखिएगा 1916 और 1907 का दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1917 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता करती हैं कौन, एनी बेसेंट, और ये ऐसा करने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं जो 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो हैं एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, वो है सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। 1918 में अधिवेशन होता है बम्बई में, और अध्यक्षता करते हैं हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरी बार इसमें विभाजन होता है। कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है 1907 में सूरत अधिवेशन में, दोनों में पैचअप हो जाता है 1916 में, और फिर 1918 में फिर से इसका विभाजन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1919 का अमृतसर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। पहले रोल एक्ट आता है, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और उसके बाद में फिर ये अमृतसर अधिवेशन होता है। ऐसे इसको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1920 में अधिवेशन होता है नागपुर में। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की बात होती है, और CV राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। विशेष अधिवेशन होता है 1920 का कलकत्ता में, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो याद रखना है लाला लाजपत राय ने की थी। 1921 में अहमदाबाद में इसका अध्यक्ष होते हैं कौन करते हैं, हकीम अजमल खां करते हैं। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन चित्तरंजन दास क्या करते हैं, इनको जेल भेज दिया जाता है, और जेल से 1921 में वो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनकी जगह पर जो अध्यक्षता करते हैं वो है हकीम अजमल खां। उसके बाद में 1922 में अध्यक्षता करते हैं गया में देशबंधु चित्तरंजन दास। ये है CR दास, अभी पढ़ा था, ये 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि इस टाइम में जेल से रिहा हो चुके होते हैं।
1923 में होता है सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं कौन? अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। दिल्ली अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता करते हैं और ये भी विशेष अधिवेशन है। 1920 का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो है एकमात्र 1924 का बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ से? कानपुर में। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। कौन सी हैं? पहली भारतीय महिला। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1926 में गुवाहाटी में अध्यक्षता करते हैं कौन? एस श्रीनिवास अयंगर। और सदस्य होते हैं, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य इसमें हो जाता है। 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता होती है मद्रास में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। उसमें डॉक्टर M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वाधीनता की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो 1929 में होती है। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। और 1929 इम्पोर्टेंट है, लाहौर में इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के बेटे हैं ये। और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 लाहौर अधिवेशन में की थी। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा जाकर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहली बार मौलिक अधिकार की इसमें मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931। 1936 में लखनऊ अधिवेशन की फिर से अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में 1936 में एक अधिवेशन और होता है फैजपुर में। ये अरेंज करने के लिए पूछा गया। पहले कहाँ पर होता है? लखनऊ में। उसके बाद होता है कहाँ पर? फैजपुर में। और गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन है। क्वेश्चन पूछा गया था पहला गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है। अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। बेलगाम 1924 में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था? पट्टाभी सीतारामैया इनके विरुद्ध खड़े हुए थे। तभी महात्मा गांधी ने कहा था ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। और इसी बात से क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में। और सबसे लंबे टाइम तक भी अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 से 1946 के बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है देश में। उसके बाद में 1946 में अधिवेशन होता है मेरठ में। आचार्य JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी के समय अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, ये आज हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने देखा, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या फिर इसको बार बार देख के अपने इसमें नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने आती रहें। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थेरा क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय आधुनिक इतिहास, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे उन पे हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे पहले ये देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको लाया था 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आता है? लिटन के 1878 में। और इसको किसने समाप्त किया था उसको भी याद रखिएगा, 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। और इस अधिनियम को क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहते हैं? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन चिरोल, कहीं कहीं पे आपको वैलेंटाइन चिरोल भी लिखा हुआ मिलेगा, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक या भारतीय अशांति का जनक कहा था।
दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये हो रही है इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात। अगर होम रूल सोसाइटी की बात होगी या होम रूल लीग की बात होगी तो याद रखना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। जबकि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात होगी तो इससे नाम किसका जुड़ा रहेगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो याद रखना लंदन में की थी। कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। घोषणा की बात हो रही है, लागू कब हुआ था वो आप लोग बताइएगा। क्या अक्टूबर में हुआ था या अगस्त में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत लिखा था जिसका नाम था आमार सोनाल बंगला, और 1971 में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखे हुए 2 राष्ट्रीय गीत हैं जो 2 देश अपनाते हैं। एक तो हमारा प्यारा भारत, जनगण मनगण, वो भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था। और बांग्लादेश का आमार सोनाल बंगला भी इन्होंने ही लिखा था। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर क्वेश्चन लगाते होंगे तो अनुशीलन समिति से बहुत सारे लोगों का नाम आप लोगों को देखने मिलता है, लेकिन बंगाल में अगर बात होगी तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। सलीमुल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, और इसमें कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री दोनों थे वो मारे गए थे। इसीलिए जब इनको सज़ा होती है तो खुदीराम बोस को तो सज़ा, फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और जब मारने का प्रयास तो करते हैं किंग्सफोर्ड को, लेकिन कैनेडी के परिवार उसमें मर जाता है, तो इस बात से क्षुब्ध होकर प्रफुल्ल चाकी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। और इसी कांड को क्या बोला जाता है? मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से भी जानते हैं। अरेंज करने के लिए 2-4 बम कांड दे देता है, उससे पूछता है, तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। आगे चलेंगे गाइज। अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी किसने? प्रफुल्ल चंद चाकी ने कर ली थी, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। भीकाजी रुस्तम कामा, जिनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, इन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भीकाजी रुस्तम कामा ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, तो याद रखिएगा जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब? 1907 में। भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं? भीकाजी रुस्तम कामा को। इसी लाइन से 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3-4 तरीके से यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में उसने ऐसा किया था। और 1911 के ही इसमें जब दिल्ली दरबार हो रहा था 1911 में, इसी के टाइम पे बंगाल विभाजन को रद्द करता है और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरित कर दी जाती है। बंगाल विभाजन को इसमें रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय में स्थानांतरित हुई थी? याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, और 1912 में बिहार के गठन की बात भी हुई थी। 1915 की अगर बात करेंगे तो अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी महात्मा गांधी को? 1915 में, जब वो अफ्रीका से लौट करके भारत आते हैं, और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से परेशान या क्षुब्ध होकर के इस कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को वापस कर दिया था। दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहली बार भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर हुआ था? तो काबुल में इसका गठन हुआ था। कौन करते हैं? राजा महेंद्र प्रताप सिंह बरकतुल्ला के सहयोग से। लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सारे अधिवेशन पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं।
लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। कहाँ पर? लखनऊ में, नाम से ही पता है। इसमें गर्म दल और नर्म दल दोनों में एकता हो जाती है। गर्म दल और नर्म दल को मिलाने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी एकता हो जाती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। पहले जिन्ना जो थे वो भारत की एकता के लिए सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में पता नहीं वो कैसे जिन्न बन गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। देखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल मई 1916 में की थी। और इसी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में की थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की होम रूल पहले स्थापना हुई थी या एनी बेसेंट की। तो याद रखना है, इनकी अप्रैल मई के दौरान हुई थी और इनकी सितंबर 1916 में हुई थी। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और जब लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, तभी गांधी जी के जो मुलाकात होती है वो होती है राजकुमार शुक्ल से। और ये चंपारण में जो नील आंदोलन बाद में होता है, 1917 में ही होता है। राजकुमार शुक्ल जो होते हैं किसानों की स्थिति पर महात्मा गांधी जी का जो ध्यान है वो आकर्षित करते हैं और उनको बिहार की स्थिति बताते हैं कि कैसे अंग्रेज सरकार वहाँ पर नील पर अपना कर लगाई गई है। 3 कठिया प्रणाली वहाँ पर थी, मतलब 3/20 जिसको बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर लेते थे अंग्रेज। तभी उसके बाद में गांधी जी बिहार जाते हैं अपने कुछ लोगों के साथ में। 1917 में चंपारण विद्रोह वहाँ पर करते हैं। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में किया गया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो अफ्रीका में। और बाद में भारत की अगर बात करेंगे तो चंपारण बिहार में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि रोलेक्ट एक्ट होता है 18 मार्च 1919 को, और उसके बाद में इसका विरोध होता है 6 अप्रैल 1919 में। और उसके बाद में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। रोलेक्ट एक्ट को ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि इसमें किसी इंसान को भी शक के संदर्भ में ही पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। उसकी कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं होता था। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का हुक्म दिया था, आदेश दिया था। और इसी के अनुसार, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। ये तो अंग्रेज तो झूठ ही बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी, अभी मैंने बताया था। और जमनालाल बजाज, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है। याद रखिएगा, ये हंटर कमेटी है किसकी अध्यक्षता में? हंटर की अध्यक्षता में। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और एक हंटर आयोग बनता है 1882 में। वो किससे संबंधित है? वो शिक्षा से संबंधित है। दोनों बातें याद रखना है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। और असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी भूमिका में बाल गंगाधर तिलक भी साथ थे। लेकिन जिस दिन 1 अगस्त 1920 को ये शुरू होता है, उसी दिन सुबह में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी उठाते हैं महात्मा गांधी के साथ में सैफुद्दीन किचलू भी उसको उठाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ में बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किस मुस्लिम लोग ने उठाई थी? तो याद रखना, सैफुद्दीन किचलू ने उठाई थी। और शोक गीत किसने पढ़ा था या गाया था? तो याद रखना है, हजरत मोहानी ने गाया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। अभी 4 फरवरी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ किताबों में आप लोगों को 5 फरवरी देखने को मिलेगा, जो कि गलत है। सही जो डेट है वो 4 फरवरी ही है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोरी चौरा कब होती है? ये
4 फरवरी 1922 को कहाँ पर? गोरखपुर में। आगे चलेंगे। यहाँ पे जो आंदोलनकारी होते हैं वो थाने में आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, परेशान करते हैं। इसी बात से सारे आंदोलनकारी परेशान होकर पूरे थाने में ही आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी इसी चीज़ से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं तो मोतीलाल नेहरू उनके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि असहयोग आंदोलन चलता रहे, लेकिन गांधी जी इसको स्थगित कर देते हैं और यही गांधी जी की बड़ी भूल भी साबित होती है। काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहले काकोरी कांड के नाम से जानते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको बदलकर काकोरी एक्शन के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, तो याद रखना है इसको भी। लखनऊ के पास में 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है। और लाहौर में 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में, जब पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है पुलिस, तो लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन बनता कब है? 1927 में। भारत आता है 1928 में। इसमें 7 सदस्य होते हैं जो कि अंग्रेज़ होते हैं, गोरे होते हैं। इसी का हमारे भारत वाले प्रदर्शन करते हैं कि इसमें भारतीय भी शामिल होना चाहिए, जबकि अंग्रेज़ क्या करवा देते हैं? पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाते हैं। पूरे देश में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान जब उनके ऊपर प्रहार होता है तो लाला लाजपत कहते हैं कि मेरे ऊपर पड़े हुए लाठी का एक एक जो प्रहार है वो अंग्रेजों की किसमें? अंग्रेजों के ताबूत में कील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या? चलिए आप लोग देख लीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के अपने ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कल को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था आज़ादी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट थे, उनको पढ़ रहे थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया कर तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है HSRA के नाम से, इसको याद रखिएगा। HSRA की स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। आप लोग बताइएगा फिरोज शाह कोटला मैदान का अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जबकि अगर बात करेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसमें सोशलिस्ट की बात नहीं होगी, तो उसकी स्थापना होती है 1924 में। कहाँ पर? कानपुर में होती है। आगे बात करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया जाता है। 1929 में इसकी मांग की जाती है पूर्ण स्वराज्य की, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में निश्चय किया जाता है। इसी के याद में हमारा संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान है वो पारित हो जाता है। लेकिन हम लोग लागू कब करते हैं? 26 जनवरी के दिन लागू करते हैं। किस लिए लागू करते हैं? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के मनाने के रूप में निश्चय किया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को पूरी तरीके से लागू करते हैं, लागू किया था। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए मैंने बताया है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की। पूछा जाता है दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल 1930 को ये लोग दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ से मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन बनता है और अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। तो याद रखिएगा 12 मार्च से शुरू होकर ये 6 अप्रैल 1930 तक होती है दांडी यात्रा, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। दोनों को याद रखना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको कहते थे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से चलाया गया था।
क्वेश्चन पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां का संबंध किस आंदोलन से, तो किस आंदोलन से था, तब याद रखना है लाल कुर्ती आंदोलन से इनका संबंध था। इन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता होता है, उससे पहले क्या होता है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। कब, नवंबर 1930 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें एक बात और याद रखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है। इतनी बातें याद रखना। इसके साथ साथ देखिए यहाँ लिखा भी है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। पहला वाला मैंने बताया कब हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में ये प्रतिभाग करते हैं। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये प्रस्तुत किया और इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की तिथि क्या है, तो याद रखना 16 अगस्त 1932 से कौन लेकर आया था, रैमजे मैकडोनाल्ड। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किया था 20 अगस्त 1932 को। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर साहब के मध्य एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता के बारे में पूछा जाता है कि कौन इनसे पहले हुआ था, तो याद रखिएगा सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को होता है और पूना समझौता 24 सितंबर को होता है। दोनों की डेट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। गांधी जी की ओर से ये भी पूछा था कि हिंदू वर्ग की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पर, तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और दलित वर्ग की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1939 में। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी बात के लिए जब पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। और इसी बात से क्षुब्ध होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन से त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 3 मई 1939 को। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1940 को। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है लेकिन 1940 ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ पर शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में। किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहले याद रखिएगा, पहले भी बहुत पूछा जाता है, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब पास किया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। किस बैठक में, तो वर्धा में ये ऐसा हुआ था कांग्रेस की
ये पास किया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 14 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है कि 0 आर के तहत जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 अगस्त 1942 इसकी डेट रखी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। आगे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। अभी मैंने बताया भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ऑपरेशन 0 आर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन 0 आर किससे संबंधित है, तब इसको याद रखना। इसी दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में। आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। लेकिन महिलाओं के लिए एक ही ब्रिगेड थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। यह भी किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। महिलाओं से संबंधित ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से कौन अध्यक्षता करते हैं? भूलाभाई देसाई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आता है और इसके अन्य 2 और सदस्य थे जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और नौसेना मंत्री थे इसमें एवी अलेक्जेंडर। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आते हैं, उससे पूछा जाएगा इसमें कैबिनेट मिशन में कौन सम्मिलित नहीं था, तो याद रखना पैंथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था और नौसेना मंत्री थे इसमें एवी अलेक्जेंडर। कब आता है? 24 मार्च 1946 को। 1946 के साथ साथ इसकी डेट भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को अपना प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है। इन दोनों की स्थापना होती है। भारत की आज़ादी के समय में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, आप लोग कभी एटली लगा के चल दें। यहाँ पर सम्राट की बात हो रही है। इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज सस्टम या जॉर्ज 6, और ये राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, देखिए पीएम भी आ गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और एटली किस पार्टी से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी से ये थे। भारत की आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसका कंपाइल करके दे देंगे। बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आप लोग बार बार इसको रिवाइज करिए और क्वेश्चन लगाइए, देखिएगा कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास, उसी को कंटिन्यू करेंगे। गाइस क्लास शुरू करने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। बंग भंग आंदोलन ये होता है 1905 में कर्जन के समय में बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सूरत में कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी बोस करते हैं। नरम दल और गर्म दल में इसमें विभाजन हो जाता है। लखनऊ पैक्ट, जिसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं, दिसंबर 1916 में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है और नरम दल और गर्म दल दोनों जो अलग हो गए थे 1907 के अधिवेशन में, उनमें भी समझौता हो जाता है। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा है। रोलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर द्वारा नरसंहार होता है। ये यहाँ पर लोग सभा कर रहे होते हैं, जनरल डायर इसमें निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। कहाँ पर है ये? अमृतसर में। इनकी डेट ज़रूर याद रखिएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को अगर भारतीय इतिहास से संबंधित आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 2 से 3 सवाल ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को विश्वास है तब, विश्वास नहीं है तो नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। इन सब की डेट को रट डालिए एकदम से।
खिलाफत आंदोलन उसके बाद में होता है 1919 में। शौकत अली और मोहम्मद अली इससे संबंधित हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 से शुरू होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, रोलेक्ट एक्ट कब आया, या फिर मैचिंग में पूछ लेगा, या इनमें से पूछ लेगा कौन सी घटना पहले हुई, इसको क्रम से सजाइए। ठीक है, इसलिए याद रखना डेट ज़रूरी है। असहयोग आंदोलन का आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह होता है और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक असहयोग आंदोलन को शुरू करने में, जब ये शुरू नहीं होता है तो उसकी पूरी भूमिका में साथ देते हैं, लेकिन जिस दिन ये शुरू होता है उसी दिन सुबह में इनकी मृत्यु हो जाती है। तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी के साथ में सैफुद्दीन किशलू भी उठाते हैं और हसरत मोहानी क्या शोक गीत पढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। याद रखिएगा 4 फरवरी की डेट है। बहुत सारी जगह आप लोगों को 5 फरवरी मिलेगा, जो कि गलत है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसको शुरू करते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है नवंबर 1927 में। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। 7 अंग्रेज सदस्य होती हैं। इसी के लिए पूरे देश में जब ये भारत आता है तो इसमें क्या होता है? धरने प्रदर्शन होते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन देखिए 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है नवंबर 1927 में, लेकिन ये भारत आता है 3 फरवरी 1928 में। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो जाती है। आगे चलेंगे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है, बारदोली सत्याग्रह। और इस बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी की ओर से महात्मा गांधी सरदार पटेल को क्या देते हैं? सरदार की उपाधि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदोली की महिलाओं ने। अगर बारदोली की महिला ऑप्शन में नहीं है तो महात्मा गांधी ने, क्योंकि बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929 को होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 को और इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे क्या होता है? लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा मतलब झंडा फहराया जाता है। स्वाधीनता दिवस कब होता है? 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च पूछा जाता है कब शुरू होती है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक होती है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है या नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। और 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, 6 अप्रैल 1930 को। राइट। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट लिख लीजिएगा, इसको मैशिंग में काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित होता है। और इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी समझौता और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इनकी डेट और इसको अरेंज करने बार बार पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें स्थगित करने की घोषणा की जाती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में आता है। मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है इसमें। और गांधी जी पहली बार आमरण अनशन ही इसके विरोध में करते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में 24 सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी की तरफ से या हिंदू वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय इस पर हस्ताक्षर करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग की ओर से इसमें हस्ताक्षर करते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में होता है और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था? तो याद रखिएगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन का इसमें बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है।
जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी इससे संबंधित हैं। गाइस, क्लास अगर अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस 1939 में हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इसे त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में होता है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर यह मनाया गया। क्या होता है 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के सम्मेलन में, सॉरी गलत बोल दिया, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होता है तब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बिना उनकी अनुमति के उसमें शामिल कर लिया था और इसी के विरोध में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सारे जितने मंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और इसी खुशी का इन्होंने मुस्लिम लीग ने इसको खुशी मनाया और मुक्ति दिवस के रूप में इन्होंने 22 दिसंबर को मनाया था। पाकिस्तान की ये लोग मांग करते हैं 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, इस समय वायसराय था लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 और स्टेफोर्ड क्रिप्स इससे संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। 8 अगस्त 1942 की रात में ही जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनको ऑपरेशन जीरो आर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाता है कैसा आंदोलन था, तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। मतलब पूरे देश में अपने आप से कोई इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। शिमला सम्मेलन होता है 1945 में, सभी राजनीतिक दलों का यह सम्मेलन था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में होता है मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हम लोग तो भारतीय इतिहास का जब पढ़ रहे थे स्वतंत्रता से संबंधित, नौसेना विद्रोह कहाँ से बीच में टपक गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 में ये हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है। इटली की घोषणा में 20 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में। पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और AB अलेक्जेंडर नौसेना इसमें मंत्री थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 में। अरेंज करने के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 में। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना ज़्यादातर लोग 1946 ही याद रखते हैं लेकिन इसकी डेट भूल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किस तिथि में, तो याद रखना है 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना ये आती है 3 जून 1947 में, भारत विभाजन की योजना। स्वतंत्रता की प्राप्ति सारे लोग जान रहे हैं और 15 अगस्त अभी आने वाली भी है। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में। इस दिन हमारा जो संविधान था पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं और भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। इसी के साथ आज हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास का जो टॉपिक था ये होता है कंप्लीट। एक कंपाइल करके आप लोगों को वीडियो दे देंगे, बार बार उसको देखिएगा 3-4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपने जितना भी पढ़ा होगा सारा फटाफट रिवीजन इससे हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, अगर गाइस क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए अगली वीडियो में, तब तक हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद में देखेंगे मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।